हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश और स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का आज 8th वॉल्यूम और 8th सेशन एरर्स का। मैं आया हूं आपके लिए वही 15 क्विक एरर्स का सेशन लेके। देखते हैं आज के 15 एरर्स क्या हैं और आज हम क्या करने वाले हैं और आज क्या नया सीखेंगे। दोस्तों, डेली हमें 15 एरर्स से कुछ ना कुछ सीखना है। ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, बहुत यूजफुल हैं। जो भी एरर्स आपको ना आते हो प्लीज उन्हें नोट डाउन जरूर करें और कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछें। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए आज के 15 एरर्स। आइए। तो फिर ये है हमारे आज के दोस्तों इंग्लिश एरर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, वो वाले एरर्स जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं और ये हैं हमारे 15 एरर्स। नंबर वन हमसे कहता है इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वेर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। दोस्तों, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है। यदि आप सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड है परमिएबल फैब्रिक। ये एक प्रकार का विशेष फैब्रिक होता है, थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक होता है जिसमें कि आपको स्वेट नहीं आता है। जो जॉगर्स होते हैं, मतलब जो जॉगिंग पे जाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको ये फैब्रिक पहनाया जाता है या फिर उनको पहनना चाहिए जिससे कि उनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम होती है। तो सेंटेंस कह रहा है आपसे इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वेर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक। यदि आपका जॉगिंग क्लोथ्स, जॉगिंग करने वाला जो कपड़ा है वो नहीं बना है परमिएबल फैब्रिक का, उस विशेष प्रकार के फैब्रिक से, यू विल ड्रोन, तो आप डूब जाएंगे किसमें? इन योर स्वेट, अपने पसीने में। स्वेट का मतलब है पसीना, राइट? पसीना गर्मियों में बहुत आता है। इन योर स्वेट। तो सेंटेंस में दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वेर नॉट मेड, यदि आपका जो जॉगिंग क्लोथ्स है वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, नहीं बना होता परमिएबल फैब्रिक का, यू विल ड्रोन। सेंटेंस कंडीशनल जा रहा है, इफ लगा हुआ है, यहां पे सिंपल पास्ट है, वॉज और वेयर। यहां वेयर यूज है, वॉज भी यूज हो सकता था यदि सिंगुलर यूज होता तो सेंटेंस जब दोस्तों कंडीशनल है और यहां पे वेयर यूज है तो फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते। एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, पास्ट के सेंटेंस में कहीं भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड। इसीलिए हम विल को काट के दोस्तों यहां पे वुड का यूज करेंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए, सेंटेंस में वुड का यूज हो जाएगा। इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड ड्रोन, तो तुम डूब चुके होते इन योर स्वेट, अपने पसीने में, यदि तुम्हारा जॉगिंग क्लोथ्स किसका ना बना होता? परमिएबल फैब्रिक का। इज इट क्लियर? नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। अच्छा, सेकंड देखने से पहले आप ये ध्यान रखिए, जॉगिंग जो है इसमें आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आईएनजी वाले बहुत सारे नाउन होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि ये आप कहें कि सर कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स, आपके कपड़े, कौन से? जॉगिंग करने वाले कपड़े, एडजेक्टिव है ये, पार्टिसिपल कहते हैं इसको। ठीक है, करेंगे। नंबर सेकंड कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये बहुत ही अजनबी संसार है। वेयर ईच वन परस्यूज, जहां हर एक इंसान पीछा करता है, हर एक इंसान पीछे पड़े रहता है किसके? देयर ओन गोल्डन बबल। मतलब हर एक इंसान जो है वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। दोस्तों यहां पे गोल्डन बबल का मीन समझना पड़ेगा आपको। गोल्डन बबल का मतलब होता है, गोल्डन मतलब सुनहरा, और बबल का मतलब होता है अपनी ऐसी कुछ नोक-झोंक, कुछ गलतियां जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ती है। बबल मतलब बबल्स आपने देखे होंगे, जो बबल्स होते हैं, जो उड़ते रहते हैं, जो हम बबल्स, आप कपड़े धोते समय बबल्स बनते हैं, गुब्बारे टाइप के। तो सेंटेंस में कहना चाह रहा है आपसे दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड, ये बहुत ही अजनबी वर्ड है। क्यों भैया वर्ड है अजनबी? वेयर, जहां पर ईच वन परस्यू, हर एक इंसान परस्यू करता है, पीछा करता है, देयर ओन गोल्डन बबल, अपने ही सुनहरी गलतियों का, अपने ही सुनहरे ड्रीम्स का, राइट? और वो ड्रीम जो गलत हैं, एंड लाफ्स, और हंसता है किन पर? एट अदर्स, दूसरों पर, फॉर डूइंग द सेम, जब वो वही काम दूसरे करते हैं। तो आपने सुना होगा वही वाली बात, हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब वही काम कोई दूसरा करता है तो हमें वो गलतियां दिखाई देती हैं। तो दिस इज द सेंटेंस इज ऑल अबाउट। तो सेंटेंस में आपसे उसने बहुत सिंपल सी बात कही। एरर देखते हैं, एरर कहना चाह रहा है दोस्तों वेयर ईच वन परस्यू, ईच सिंगुलर होता है, हम सबको पता होना चाहिए। ईच और एवरी, ईच जो होता है दोस्तों वो सिंगुलर होता है, और जब ईच सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहां पे दोस्तों प्रोनाउन देयर यूज है, देयर यूज नहीं होगा, आप देयर के प्लेस पे हिज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ईच है। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परस्यूज
हिज ओन गोल्डन बबल, अपनी ही गोल्डन गलतियों को परस्यू करता है। इज इट क्लियर? और कुछ है नहीं इसमें, आपने खासकर देखा होगा वन परस्यूज, परस्यूज जो है ईएस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ईएस वाले इंडेफिनिट होते हैं वर्ब में। ऐसे ही लाफ्स, देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको शायद अपनी पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी, शायद नहीं पक्का बताई थी, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो गाइज एस और ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और दूसरी बात कि एंड से जुड़े रहने वाले दो वर्ब हमेशा सेम टेंस में होती हैं। जो वर्ब एंड से जुड़ी होंगी वो हमेशा किस में होंगी? वो हमेशा सेम टेंस में होंगी। दिस इज द ऑल अबाउट सिंपल। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे परसी और लाफ्स तो सही है, लेकिन देयर का हिस कर देना है क्योंकि यहाँ पे ईच वर्ड यूज था। नंबर थर्ड, सेंटेंस थर्ड कह रहा है आपसे, निकिता इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच, निकिता ने तुरंत ही एक जॉब छोड़ दी। क्यों? इन विच, जिसमें कि नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड, जिसमें ना तो स्किल की जरूरत थी और ना ही नॉलेज की जरूरत थी। तो ऐसी जॉब किस काम की? इसलिए निकिता ने क्या किया? निकिता इमीडिएटली क्विट द जॉब, निकिता ने तुरंत ही वो जॉब छोड़ दी। राइट? तो सेंटेंस में एरर क्या है दोस्तों? नीदर नॉर। यदि नीदर और नॉर के संग दोनों सिंगुलर वर्ड यूज हैं, स्किल सिंगुलर है, स्किल्स नहीं है, तो इसलिए सिंगुलर कहेंगे। और नॉलेज भी दोस्तों अनकाउंटेबल है, इसलिए ये भी सिंगुलर है। जब दोनों वर्ड सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहां वेयर का यूज नहीं होगा, यहां दोस्तों हम लोग वॉज का यूज करेंगे। क्यों करेंगे वॉज का यूज? क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए नीदर नॉर के साथ। इज इट क्लियर? और वेयर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत थी, पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, वॉज वर्ब के संग थर्ड फॉर्म। निकिता इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड, ना तो इसमें स्किल की जरूरत थी और ना ही नॉलेज की जरूरत थी। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। क्लियर हुआ ये? आइए नंबर फोर्थ, फोर्थ कहना चाह रहा है आपसे, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्ट्रीम, द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम इज धारा, जो नदी की धारा होती है उसे स्ट्रीम बोलते हैं। तो सेंटेंस में कहा अ हॉट एंड अ कोल्ड स्ट्रीम, गर्म और जो ठंडी धारा है, वॉज फाउंड नियर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल बह रही थी, ऐसा पाया गया। भाई गर्म धारा अलग होती है, ठंडी धारा अलग होती है, लेकिन एक जगह पाया गया कि दोनों ही एक जगह थी। तो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्ट्रीम, कितनी धाराएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे दो धाराएं हैं, एक तो एक हॉट है और एक कोल्ड स्ट्रीम है। तो दोस्तों जब दो की बात हो रही है हॉट और कोल्ड की, तो वर्ब भी तो दो के लिए आनी चाहिए। तो दो की वर्ब क्या होगी? प्लूरल। तो वॉज का हो जाएगा यहाँ पे वेयर। और क्यों हमने किया वेयर? क्योंकि सेंटेंस प्लूरल है और प्लूरल सेंटेंस के संग प्लूरल वर्ब आती है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्ट्रीम वेर फाउंड नियर टू ईच अदर। और जब दो की बात हुई है इसीलिए ईच अदर का यूज हुआ। आप सभी एक बात ध्यान रखेंगे, ईच अदर का यूज हम दोस्तों फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए करते हैं। दो चीजों के लिए ईच का यूज होता है। दो से अधिक के लिए हम करते हैं वन एंड अदर। यदि सपोज करिए यहाँ पे अ हॉट एंड अ कोल्ड एंड अ मिक्स्ड स्ट्रीम होता, मतलब तीन धाराएं होती, तो आप क्या करते? आप यहाँ पे वन एंड अदर का यूज करते फॉर थ्री के लिए, राइट? लेकिन यहाँ पे दो की बात हुई है इसलिए हम ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन एरर क्या है? वॉज का वेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में दो धाराएं हैं, प्लूरल है। नंबर फाइव दोस्तों, फाइव है पीपल हु कम टू आवर कंसर्ट्स, लोग जो हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं, नो वो जानते हैं व्हाट दे आर गोइंग टू लिसन, कि वो क्या सुनने वाले हैं। आर गोइंग टू लिसन, जहां भी सेंटेंस में इज एम आर के संग आईएनजी आ जाए और फ्यूचर के लिए आए तो वो हमेशा फ्यूचर को ही डिनोट करता है। आर गोइंग टू लिसन, जो लोग हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं तो उनको पता है कि वो क्या सुनने वाले हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो क्या सुनने वाले हैं। एंड दे एंजॉय इट, मतलब और उन्होंने उसे एंजॉय किया। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, इट बिफोर पहले, एंड दे एंजॉय इट नाउ, उन्होंने उसे पहले भी एंजॉय किया और वो इसे अब भी एंजॉय करते हैं। मतलब जो एक गिटारिस्ट है या जो एक बैंड का बंदा है वो ये कहना चाहता है कि भाई जो लोग हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं उनको मालूम है कि वो क्या सुनने वाले हैं, और चूंकि उनको मालूम है वो क्या सुनने वाले हैं इसीलिए उन्होंने पहले भी एंजॉय किया था हमारे इस कंसर्ट्स को और अब भी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है, इज एम आर, आर प्लस आईएनजी, यहां पे आ रहा है दे एंजॉय करते हैं, लेकिन यहां आ गया दे एंजॉयड पास्ट। तो इसको पास्ट ना बना के आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं क्योंकि बिफोर आ रहा है। यदि प्रेजेंट टेंस में बिफोर का यूज हो जाए तो आप समझ लें बीते हुए काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस काम के लिए? जो काम हो गया। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का नहीं,
यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट, इट मीन्स दे हैव एंजॉयड इट, उन्होंने इसे एंजॉय किया है पहले और इसे एंजॉय करते हैं अब, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे दे हैव एंजॉयड। मैंने क्या कहा आपसे, यदि सेंटेंस आपका बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है तो इट मींस आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, एंड दैट्स सिंपल। यहां पे हु जो है दोस्तों वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु लोग जो, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब क्या होता है, जो। पीपल हु कम टू आवर कॉन्सर्ट्स, लोग जो हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं। नो कॉन्सर्ट्स, नो व्हाट दे आर गोइंग, वो जानते हैं व्हाट दे आर, जो वो सुनने वाले हैं। यहां पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, यहां पे व्हाट का मतलब भी जो है, मतलब व्हाट यदि अपने बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता या कोई वर्ब नहीं लेता तो उसका मतलब भी जो निकलता है, ठीक है। लोग जो हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं उन्हें पता है जो वो सुनने वाले हैं, तो रादर देन सेइंग कि वो क्या सुनने वाले हैं, हमें कहना है जो वो सुनने वाले हैं। ये इसके शुद्ध ट्रांसलेशंस होते हैं, ठीक है। नंबर 6 है अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, जब तक वो नहीं समझेगा। दोस्तों अनलेस का मीन्स क्या होता है, हम सभी जानते हैं अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। आपने एक मूवी तो देखी होगी जब तक है जान, उससे खैर हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेनेस कहना चाह रहा है अनलेस, जब तक नहीं, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, जब तक वो नहीं समझेगा द कॉन्सेप्ट को, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस क्या है, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये अपने आप में एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है देन हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इसके संग एक और नेगेटिव यूज कर देंगे। हम इसके संग नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां से नॉट हट जाएगा, नॉट हट जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। मैंने आपको कल के सेशन में एक बात बताई थी, 7th सेशन में, कि एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते, दो राजा नहीं होंगे। तो भाई क्या होगा, एक जंगल का एक ही राजा हो सकता है, शेर कितने भी हो सकते हैं लेकिन राजा एक ही होगा। इसी तरह सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड यदि है तो दूसरा नेगेटिव बेकार है। अनलेस नेगेटिव है, नॉट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल, एक बात गांठ बांध लें आप अपने पल्लू से कि अनलेस के साथ यदि सेंटेंस में अनटिल और अनलेस है तो दोस्तों वहां हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस, अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में क्या कहा उसने, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, यहां से विल भी हट जाएगा, दो बार विल लगा, एक तो विल यहां लगा और एक विल यहां लगा। तो जो सेंटेंस अनलेस ले रहा है अपने साथ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हो जाएगा अंडरस्टैंड्स, ना कि अंडरस्टैंड। मेरी बात शायद समझ में आई होगी। पहली बात कि अनलेस नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं लेगा, राइट, तो नॉट हट गया। दूसरी बात कि अनलेस और अनटिल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं जहां वो लगे होते हैं, तो हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, विल हटा दिया, और ही सिंगुलर है इसलिए हमने अंडरस्टैंड्स लगा दिया। क्लियर दोस्तों। नंबर 7 कह रहा है एवरीवन कंसीडर्ड हिम, सभी ने सोचा उसे। कंसीडर्ड, द मीनिंग ऑफ कंसीडर्ड इज व्हाट, सोचना और समझना। तो एवरीवन कंसीडर्ड हिम, सभी ने उसे सोचा एज अ ब्रेव मैन। ओ माय गॉड, सभी ने उसको एज अ बहादुर सोचा कि वो एक बहादुर इंसान है, बट लेकिन ही फ्लैड, वो भाग खड़ा हुआ। फ्लैड मतलब फ्ली की फॉर्म है, फ्लैड सेकंड फॉर्म फ्ली, ये ध्यान रखेंगे। काफी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, FLEE, फ्ली मतलब भागना, फ्ली फ्लैड फ्लैड, और वो भाग खड़ा हुआ। वो कहां से भाग खड़ा हुआ, वो भाग खड़ा हुआ फ्रॉम द बैटलफील्ड, जंग के मैदान से वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन लोग क्या सोचते थे, लोग सोचते थे कि भाई ये तो ब्रेव है, ये तो बहादुर है। तो एरर क्या है इसमें, एवरीवन कंसीडर्ड। दोस्तों कंसीडर का मतलब होता है किसी की तरह सोचना। द मीनिंग ऑफ कंसीडर्ड इज किसी की तरह सोचना। जब उसमें आ रहा है किसी की तरह तो यहां पे एज का यूज नहीं होगा। सेंटेंस में एज जो है वो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना, सेंटेंस सिंपल हो गया। एवरीवन कंसीडर्ड हिम, सभी ने उसको सोचा, अ ब्रेव, एक बहादुर मैन, एक बहादुर इंसान, बट लेकिन वो भाग खड़ा हुआ बैटलफील्ड से। क्लियर। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है दोस्तों, कंसीडर्ड पास्ट इंडेफिनिट और फ्लैड पास्ट इंडेफिनिट, इज सिंपल। नंबर 8 कह रहा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉज हैं आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है जब आपकी शादी होती है कहीं तो उधर आप यदि लड़के हैं, आपकी किसी लड़की से शादी हुई है तो उस लड़के की सारी बहनें, और आपकी लड़की हैं और आपकी लड़के से शादी हुई है तो लड़के की सारी बहनें सिस्टर इन लॉज कहलाएंगी। ठीक है, शायद मुझे हिंदी में नहीं पता, ननद या फिर व्हाटएवर वी कॉल इन हिंदी, आई डोंट नो,
बट हाँ इतना जरूर है कि सिस्टर इन लॉज जो है वो सिस्टर है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? कानून के अकॉर्डिंग। लॉ का मतलब है कानून, तो जो कानून के अकॉर्डिंग बहन होती है वो कहलाती है सिस्टर इन लॉ। भाई हस्बैंड और वाइफ बनते हैं तो हस्बैंड और वाइफ कैसे होते हैं? आप लीगली बनते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आप पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, वो हमारा हिंदू रीति रिवाज है। लेकिन जब घसीटा जाता है कोई कचहरी और कोर्टों में तो क्या होता है? लॉ आती है बीच में। तो लॉ का मतलब क्या है? कानून के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड और वाइफ बने, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ। तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, उसकी सारी बहनें आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, वो बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत एक दूसरे का साथ देती हैं। एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, जिस कारण से वो अपनी रियल बहन को याद नहीं करती है। बहुत सैड बात है, लेकिन परिवार ऐसा ही होता है। जहां हमें कोऑपरेटिव लोग मिल जाते हैं तो हम अपनों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ही मिल जाते हैं वहां पे। तो खैर हम इमोशनल नहीं होंगे, सेंटेंस को सोचेंगे। यहां पे सिस्टर इन लॉज दोस्तों गलत है, क्योंकि सिस्टर इन लॉज प्लूरल नहीं होता। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ। लॉ में से एस हट जाएगा, सिस्टर में एस लग जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन सा नाउन है? इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे नाउन जो दो नाउनों के मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। ऐसे नाउन जो दो नाउन के मिक्सचर से बनते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेड सर्वेंट, नवाब ऑफ बंगाल, ये सब क्या है? ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होता है? उसका मेन वर्ड, जो उसमें मेन वर्ड है वो प्लूरल होता है। तो सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? सिस्टर्स, इसलिए आप करेंगे सिस्टर्स इन लॉ। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई एरर नहीं है, क्योंकि शी के संग शी सिंगुलर है तो आप डजंट का यूज करेंगे, शी डजंट, सो जो कि सही है। सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल है इसलिए आर लग गया, ये भी सही है। बस सिस्टर्स प्लूरल करना है आपको। आइए नंबर 9, नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। नंबर 9 है आपका, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजंस एंड एम्प्लॉयज। वाओ, व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग, व्हाट इज द सेंटेंस सेइंग टू यू? गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेज जो है मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी, उनको अपनी जो एनर्जी है, अपनी स्वयं की एनर्जी वो रिड्यूस करनी चाहिए। अपनी स्वयं की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना चाहिए, मतलब जो वो बिजली यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं, जो ईंधन यूज कर रहे हैं, उनको कम कर देना चाहिए। जो गैस यूज कर रहे हैं, भाई क्यों कम कर देना चाहिए? क्योंकि सेंटेंस कहना चाह रहा है एंड प्रमोट कंजर्वेशन, और उन्हें कंजर्वेशन अपनाना चाहिए, कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए कि बचाओ, चीजों को कंजर्व करो, सेव करो। टू देयर सिटीजंस एंड एम्प्लॉयज, किन के लिए? अपने सिटीजन के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए। भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बनती हैं? जनता तो बनाती है उनको, और यदि वो सभी कुछ खत्म कर देंगे तो जनता क्या यूज करेगी? तो सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो एनर्जी यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनका कंजम्पशन कम करें, जिससे कि ये जो एनर्जी है ये सिटीजन और एम्प्लॉयज यूज कर सकें। बहुत सिंपल है, एरर भी दोस्तों इसमें सिंपल है। गवर्नमेंट्स प्लूरल है, आपने देखा गवर्नमेंट्स प्लूरल है, और एंड से जुड़ गया, और बिजनेस हाउसेस तो ये भी प्लूरल हो गया, तो दोनों मिलके प्लूरल हो गए। जब ये दोनों प्लूरल हो गए तो इट्स क्या कर रहा है? यहाँ पे इट्स सिंगुलर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इट्स के प्लेस पे दोस्तों देयर का यूज करेंगे। हमने इसको प्लूरल बना दिया। गवर्नमेंट्स और बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस, उनको रिड्यूस करना चाहिए अपनी एनर्जी, और प्लूरल में अपना जो होता है वो देयर होता है, और सिंगुलर में अपना जो होता है वो इट्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ तो एक बात और ध्यान रखें कि देयर यहाँ पे आया है, इसीलिए देयर देखिए आप यहाँ पे भी आया है, यही देयर है। देयर सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स के लिए। किनके सिटीजन्स के लिए? गवर्नमेंट के सिटीजन, और जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके सिटीजन्स। तो दोस्तों यहां देयर बता रहा है आपको कि ऊपर में भी देयर लगेगा, ना कि सिंगुलर लगेगा। नंबर 10, नंबर 10 है हमारा, आई हैव अ फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट नेपाल अ कपल ऑफ टाइम्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन, हम सभी को बचपन याद है अपना, बहुत खूबसूरत होता है। आई हैव अ फॉर्चुनेट इनफ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं पर्याप्त भाग्यशाली हूं, टू विजिट नेपाल, कि मैंने नेपाल विजिट किया, अ कपल ऑफ टाइम्स, बहुत बार। अ कपल ऑफ टाइम्स, कपल का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ कपल, ये वो वाला कपल नहीं है कि आप जब कपल बन जाएंगे, ये कपल का मतलब है मैनी। तो मैनी को बोलते हैं कपल ऑफ टाइम्स, बहुत बार, इसको बोलते हैं मैनी एंड मच। तो आई हैव अ फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट नेपाल अ कपल ऑफ टाइम्स इन माई चाइल्डहुड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने बचपन में नेपाल बहुत बार विजिट किया है। तो दोस्तों आई हैव, यहां हैव का मतलब रखने से आ रहा है, जो कि गलत है।
यहां हैव प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज होना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तो भैया होने की इंग्लिश कहां है यहां पे होने की तो इंग्लिश है ही नहीं। आई हैव अ फॉर्चुनेट इनफ, कोई सेंस नहीं है इसका, इसलिए होने के लिए हम लगाएंगे यहां पे हैव के बाद बीन। आई हैव बीन अ फॉर्चुनेट इनफ। बीन का मतलब होता है दोस्तों होना, ये ध्यान रखेंगे। बी, बीन किसकी फॉर्म है? बीन है बी की फॉर्म, और बी का मतलब क्या होता है? होना। और हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि हैव लगा हुआ है, एंड दैट्स इट। बी की फॉर्म होती है बीन, और हैव के कारण हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई बीन। तो आई हैव बीन, अब सेंटेंस का प्रॉपर मीन हो गया आई हैव बीन अ फॉर्चुनेट इनफ, मैं पर्याप्त भाग्यशाली हूं टू विजिट नेपाल, कि मैंने नेपाल विजिट करता हूं मैं, अ कपल ऑफ टाइम्स, किया है मैंने बहुत बार, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में। क्लियर? नंबर 11 कह रहा है आपसे टू मी इट अपीयर्स, मुझे ये ऐसा लगता है दैट एंथ्रोपोलॉजी इज, एंथ्रोपोलॉजी, द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज मानव विज्ञान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानव विज्ञान? जो ह्यूमन स्टडी होती है, ह्यूमन की स्टडी, मानव की स्टडी, ह्यूमन स्टडी। क्या है ह्यूमन की स्टडी? मतलब हम जो मानव हैं, हमारी स्टडी, पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, हम झुक के चला करते थे, हम कैसे कैसे दिखते थे, बिल्कुल हमारे पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, बंदरों की तरह थे हम लोग। तो दोस्तों इस स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो साइंस कहना चाह रहा है टू मी इट अपीयर्स, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मानव विज्ञान है इज द मोर इंटरेस्टिंग, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में। ऑफ कोर्स एंथ्रोपोलॉजी है, राइटर के अकॉर्डिंग वो कहना चाहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां कंपेयर नहीं कर रहा, वो सब में बता रहा है कि सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब कोई चीज सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है तो मोर का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? मोस्ट। इसीलिए यहां पे आप मोर के प्लेस पे द मोस्ट लगाएं। तो द तो लगा हुआ है लेकिन मोस्ट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पे कंपैरिजन में THAN दैन का यूज नहीं है। उसने कहा है एंथ्रोपोलॉजी मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मींस द मोस्ट इंटरेस्टिंग। नंबर 12 दोस्तों 12 है बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, दोनों रिच और पुअर जो हैं आर अफेक्टेड इक्वली, उन दोनों पे ही प्रभाव पड़ा। किस बात का? व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज, जब प्राइसेस ऑफ पेट्रोल जो है और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। सेनेस कहना चाह रहा है बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर अफेक्टेड, जो रिच है और जो पुअर है वो दोनों ही अफेक्ट हुए। किससे? व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज, जब प्राइसेस ऑफ पेट्रोल जो है और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। ये दोस्तों हैबिट दिखाना चाह रहा है, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि आज की बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब प्राइसेस पेट्रोल के और डीजल के बढ़ जाते हैं तो कौन अफेक्ट होता है? रिच भी अफेक्ट, अमीर लोग भी अफेक्ट होते हैं उससे, और पुअर भी अफेक्ट होते हैं। देखिए द पुअर आर अफेक्टेड, पैसिव वॉइस है, अफेक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? तो भैया प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और प्राइसेस ऑफ डीजल के द्वारा। तो इसीलिए सेंटेंस में प्रेजेंट हैबिट दिखाई गई है। इसमें एरर क्या है? बोथ का यूज किया गया है दोस्तों, बोथ मतलब दोनों होता है, तो बोथ के साथ आप एंड लगाते हैं ना कि अलोंग विद लगाते हैं। तो अलोंग विद गलत है, ये ध्यान रखें। बोथ अपने साथ क्या लेता है? बोथ अपने साथ एंड लेता है। तो एंड का मतलब क्या होता है? और बोथ के साथ आप और को जोड़ते हैं ना कि अलोंग विद को। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ, जो यहां नहीं लगेगा। बोथ के संग एंड का यूज करेंगे। नंबर 13 है दोस्तों हमारा वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज, हम बहुत ही रेयरली, कभी कभार या कभी नहीं जाते हैं इन दिनों बाहर। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट इज टू हॉट नाउअडेज, आजकल टू हॉट, बहुत गर्मी है। आजकल क्या है? बहुत गर्मी है। हम इस कारण से बहुत ही रेयरली घर से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों एक फ्रेज होता है सेल्डम और सेल्डम और के साथ एवर नहीं लगता। सेल्डम और के साथ दोस्तों हम लोग नेवर का यूज करते हैं। तो सेल्डम और के संग आप नेवर लगाइए ना कि एवर। तो सेल्डम और नेवर, एवर हट जाएगा। और सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं या फिर बहुत ही रेयरली, बहुत रेयरली, कभी कभार, शायद ही ऐसा होता हो, वरना मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होता होगा। इसी को बोलते हैं सेल्डम और नेवर। क्लियर? नंबर 14 है दोस्तों हमारा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड फॉर द क्लरिकल पोस्ट, क्लरिकल पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं इन द एसबीआई एग्जाम, एसबीआई एग्जाम में। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड कर चुके हैं फॉर द क्लरिकल पोस्ट के लिए
इन द एसबीआई एग्जाम में। तो आप ध्यान रखेंगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज है और ये जो फ्रेज है ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब के लिए यहां पे हैज का यूज नहीं, यहां आपको यूज करना है हैव का। क्यों यूज करना है? क्योंकि सेंटेंस में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल लेगा, इसलिए हैव यूज करें। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, इसी प्रकार दोस्तों एक फ्रेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ। क्या होता है? द नंबर ऑफ। और जो द नंबर ऑफ होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है, ये ध्यान रखेंगे। अ नंबर ऑफ प्लूरल एंड द नंबर ऑफ सिंगुलर। यहां अ नंबर ऑफ है इसलिए हमने हैव का यूज कर दिया। क्लियर? नंबर 15 एंड द लास्ट फॉर टुडे। तो दोस्तों आज का लास्ट है दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक। वो दिन जब वो उस बंदी को, उस लड़की को वापस लाए थे फॉर द लास्ट टाइम के लिए। देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स, तो बहुत जो पुराने जमाने के लोग थे, हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल, वो शॉक्ड हो गए और डर से भर गए। ये क्या हुआ? फिर से रिपीट करूंगा मैं। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, जब वो एक लास्ट समय के लिए उसको लाए थे, ब्रॉट बैक, वापस लाए थे। देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड, तो बहुत सारे जो ओल्ड टाइमर्स लोग थे, ओल्ड टाइमर्स का मतलब यहां पे वृद्ध से है, जो पुराने जमाने के लोग थे, वो क्या हो गए? वो शॉक हो गए और फियरफुल, और डर से भर गए। दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग। क्लियर? सेंटेंस सिंपल है। एरर क्या होगा? दैट डे व्हेन दे ब्रॉट। दोस्तों ब्रॉट जो है वो किसकी फॉर्म होती है, बता सकते हैं आप? बताइए मुझे, लिखिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कि ब्रॉट किसकी फॉर्म होती है। और वैसे मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लिखें। ब्रॉट फॉर्म होती है ब्रिंग की, BRING। ब्रिंग की फॉर्म होती है ब्रॉट, ठीक है। और बाय की फॉर्म होती है बॉट। लोग अक्सर इसमें गड़बड़ कर देते हैं। बाय बॉट, इसमें आर नहीं है, BOUGHT। तो बाय की बॉट और ब्रिंग की ब्रॉट। तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज। दोस्तों हमने अपनी 6th जो हमारा वॉल्यूम था और 7th वॉल्यूम था, हमने उसमें समझा था कि वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगती, देयर के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहां पे मैनी ओल्ड टाइमर्स जो है वो प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो यहां पे वॉज ना के वेयर यूज होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारे पुराने लोग हैं। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, इसलिए वॉज ना लगा के हम वेयर का यूज करेंगे। आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थे हमारे 15 सेंटेंसेस दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हु वर शॉक्ड, जो शॉक हुए, हुए के लिए ING या थर्ड फॉर्म शॉक्ड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फियरफुल, और डर से भरे हुए थे। दोस्तों यहाँ पे शॉक्ड जो है ये एडजेक्टिव है, आप इस बात को गांठ बांध लें। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था एंड से जो है दो वर्ड सेम कनेक्ट होते हैं, तो शॉक्ड एडजेक्टिव है, इसी तरह फियरफुल भी एडजेक्टिव हुआ। ऐसे वर्ड जिनके पीछे फुल लग जाए वो एडजेक्टिव होते हैं, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव और शॉक्ड भी एडजेक्टिव। क्लियर? बाकी चीजें हम गहराई में एक एक चीज को डिस्कस करके करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जिन स्टूडेंट्स का RRB मेंस का एग्जाम है, RRB क्लर्कल, RRB PO, उनके लिए वीडियो लॉन्च की जा रही है, जिससे यह है कि उनको राहत और उनको परेशानी ना हो, उनको राहत हो, उनको बहुत अच्छा फील हो। तो दोस्तों जंग है, चलती रहेगी, बस अपने आप को मजबूत रखें, आप जीतेंगे एक दिन और आप वास्तव में जीत जाएंगे, बस कोशिश करते रहें। तो ये थे हमारे आज के 15 एरर्स। फिनिश करते हैं हम आज के 15 एरर्स। पढ़ते रहिए, यदि कहीं कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बैक विद योर आंसर्स ऑल। ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू। नमस्कार।